गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर थर्ड के अंदर हमने अभी तक 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला है इम्यूनोलॉजी और सेकंड है एंटीजन। आज हम इसके थर्ड टॉपिक एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं इसको हम जानेंगे। ये प्रोटीन अणु होते हैं जो प्रतिजन के प्रतिक्रिया स्वरूप किसी प्राणी की देह में विशिष्ट लसिका कोशिकाओं स्पेशलाइज्ड लिम्फोइड सेल्स द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये प्रतिरक्षी एक विशेष संरचनात्मक गुड ग्लोबुलिन से संबंधित होते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं। इनका कार्य प्रतिरक्षी अनुक्रिया से संबंधित है, अतः इन्हें प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन भी कहते हैं। इन्हें IG द्वारा अंकित किया जाता है। I कैपिटल I एंड स्मॉल g। देखिए आप इस तरह से इसको अंकित किया जाता है। सामान्यतः प्रतिरक्षी सीरम प्रोटीन का 1 या 2% भाग होती है, किंतु कुछ असामान्य अवस्था में ये अधिक हो सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन नामक इन ग्लाइकोप्रोटीन में अमीनो अम्ल की एक ऐसी श्रृंखलाबद्ध पंक्ति उपस्थित होती है जिनके द्वारा ये विशिष्ट प्रतिजन के संपर्क में आ सकते हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी केवल एक विशेष प्रकार के प्रतिजन से ही बंधन बना सकती है। एक विशेष प्रकार से ही प्रतिजन से बंधन बना सकती है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। यह विशिष्टता इम्यूनोग्लोबुलिन के विशिष्ट भागों में उपस्थित अमीनो अम्लों की श्रृंखला के कारण ही होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन के विशिष्ट भागों में उपस्थित अमीनो अम्लों की श्रृंखला के कारण ही होती है। इन बिंदुओं पर ही प्रतिजन इनसे संपर्क बनाते हैं। लिम्फोसाइट की बाह्य कला पर प्रतिरक्षी के ये बिंदु अनावृत और एक्सपोज्ड या खुली अवस्था में पाए जाते हैं। जब कोई उपयुक्त प्रतिजन अपने ग्राही बिंदुओं के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन के निकट आता है तो यह इसके साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार प्रतिरक्षी वे प्राथमिक बंधनकारी प्रोटीन होते हैं जो प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव या कोशिका को नष्ट नहीं करते, बल्कि इस बाह्य कोशिका को सभी ओर से घेर लेते हैं। प्रतिरक्षी विमोचन कर अनुक्रिया देती है। इससे इस सूक्ष्म जीव को मार दिया जाता है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। अणु की आधारभूत रचना अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर Y के समान होती है। यह 4 श्रृंखला वाले एकलक और मोनोमियर युक्त होती है। इन 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में से 2 समान प्रकार की भारी श्रृंखलाएं हैवी चेन्स व 2 समान प्रकार की हल्की श्रृंखलाएं लाइट चेन्स होती हैं, जिन्हें हम H व L श्रृंखलाएं कहते हैं। इसकी H श्रृंखला जो है वो 440 अमीनो अम्ल तथा L श्रृंखला में 220 अमीनो अम्लों की इकाई से बनी रहती है। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक अमीनो शिरा व दूसरा कार्बोक्सी शिरा होता है।
अमीनो अम्ल अंततः इस अणु का चर या परिवर्ती वेरिएबल या वी क्षेत्र तथा कार्बोक्सी अंत स्थिर और कांस्टेंट या सी क्षेत्र होता है। इस प्रकार हल्की श्रृंखलाएं चर Vl तथा स्थिर Cl क्षेत्र तथा भारी श्रृंखलाएं चर Vh व स्थिर क्षेत्र CH युक्त होती हैं। CH क्षेत्र पुनः 3 उपक्षेत्रों CH1, CH2 व CH3 में विभक्त किया जाता है। ये क्षेत्र अमीनो अम्ल अंत से कार्बोक्सी शिरे की ओर भारी श्रृंखला में विद्यमान होते हैं। प्रतिरक्षी अणु का वह भाग जो प्रतिजन से बंधन बनाता है वह H व L श्रृंखला के V क्षेत्र में कुछ अमीनो अम्लों के द्वारा निर्मित होता है। हिंज क्षेत्र प्रथम व द्वितीय C क्षेत्रों के बीच 2 भारी श्रृंखलाओं द्वारा बनाया गया क्षेत्र है। यह प्रत्यास्थ भाग होता है जिस पर एंजाइम्स अथवा रासायनिक पदार्थों का अधिक प्रभाव होता है। यह अत्यधिक प्रोटीन युक्त भाग है, अतः पेपेन का इस हिंज क्षेत्र पर अधिक प्रभाव होता है एवं प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन अणु खंडों या फ्रैगमेंट्स में विखंडित हो जाता है। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन अणु का पेपेन से पाचक होता है व यह 2 प्रतिजन बंधनकारी 2 फैब फ्रैगमेंट्स एवं एक FC क्रिस्टल बनाने योग्य खंड में बढ़ जाता है। FC खंड प्रतिजन से बंधन बनाने की क्षमता नहीं रखता है। पेप्सिन एंजाइम्स भिन्न बंधुओं पर क्रिया करता है। यह FC खंड को शेष अणु से विखंडित करता है। इस प्रकार हिंज क्षेत्र अणु के क्षेत्र भाग से जुड़ा रहता है। यह एक बड़े खंड जिसे हम FAB2 कहते हैं से पृथक होता है। यह पैतृक प्रतिरक्षी पदार्थ की भांति अभी भी द्विसंयोजक डिवैलेंट होता है। यह प्रतिरक्षी है। यह प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन अणु दूसरे अणु के साथ अनेक डाइसल्फाइड बंध बनाते हुए जुड़ा रहता है। यह बंध H श्रृंखलाओं, HL श्रृंखलाओं व LL को जोड़ते हैं। अंतर श्रृंखला जुड़ाव भी पाया जाता है। डाइसल्फाइड बंधन दोनों श्रृंखलाओं को संयोजित बनाए रखने से पूर्णतः सफल नहीं होते हैं, क्योंकि इन बंधनों को हटा देने के बाद भी प्रतिरक्षी अणु पूर्व समान जुड़ा रहता है।